दोस्तों 8 मार्च को हमारा कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान बायोलॉजी का एमपी बोर्ड एग्जाम का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए आपको पहले ही 2 अंकी वाले महादोष बता दिए हैं, साथ ही वस्तुनिष्ठ हम लिख के चली रहे हैं। ओके, और आपके साथ ही इंपॉर्टेंट डायग्राम, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म वाली वीडियो आपकी आ चुकी है। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं 12th बायोलॉजी टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है अपनी, तो उस प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी करते जाइएगा। 3 अंकीय महापुरुष ने दोस्तों हम देख रहे थे, तो इस वीडियो में हम 3 अंकीय वाले महापुरुष देखेंगे। ये आपका पार्ट 2 रहने वाला है। इससे पहले पार्ट 1 आ गया है, तो उसे भी आपको जरूर देख लेना है, उसके क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन और रह गए थे 3 नंबर वाले, इस वीडियो में हम कवर करेंगे, तो ध्यान से अंदर देखिएगा और वह तैयार दोस्तों आपको करते जाना जो मैं आपको बताते जाऊं। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह 2 चाबियों से खुलती है, एक तो कठिन परिश्रम, दूसरा है दृढ़ संकल्प। यानी आपको क्या है, अगर सफलता प्राप्त करनी है, इस बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन स्कोर करना है, तो लगातार आपको बिना रोके मेहनत करनी होगी और अपने ऊपर विश्वास रखना होगा और आपको क्या है, दृढ़ संकल्प होकर लगातार तैयारी करनी होगी। तो हमारा क्वेश्चन है पहला, किशोरों में अल्कोहल तथा ड्रग्स के सेवन को रोकने के उपाय लिखिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आया था, 25 में आपका रिपीट हो सकता है, अच्छे से आपको पढ़ लेना है। और ये ऐसा क्वेश्चन है तो बायोलॉजी में कि आपका क्या ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी, बस पढ़ना बस है, और ये जो चीजें ही आप पहले से जानते होंगे, बस एक बार पढ़ लेते हो आपको पता चल जाएगा पेपर में लैंग्वेज कैसी लिखनी है, जानते होंगे। आप देख रहे हो लगातार आज के समय में क्या है, जो नए नए युवा हैं, ओके, आप ही की उम्र के बहुत सारे ऐसे युवा भी हैं जो अभी से क्या है ड्रग्स और एल्कोहल जैसे जो, और आपने अगर एल्कोहल ड्रग्स तक नहीं पहुंचे हैं तो सिगरेट तक तो बहुत ज्यादा विद्यार्थी लगे रहते हैं। ओके, सभी की बात नहीं करो, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो उनमें क्या लत बढ़ती जा रही, तो उसको किस प्रकार से रोका जा सकता है वो यहाँ पूछा जा रहा है। ओके, या फिर आपके आ सकता है इस पर क्वेश्चन कि आपके विचार में किशोरों को एल्कोहल या ड्रग्स के सेवन के लिए प्रेरित करता है और उन्हें कैसे बचाया जाता है। तो दोनों प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि उनमें लत क्यों बढ़ रही है, ओके, वो आकर्षित क्यों हो रही है एल्कोहल ड्रग्स के प्रति। दूसरा आ सकता है कि उन्हें हम कैसे रोक सकते हैं, उसके उपाय बताइए। किशोरों को अल्कोहल ड्रग्स के प्रयोग हेतु प्रेरित करने की निम्न परिस्थितियां हो सकती हैं। उन्हें प्रेरित कौन करता है, जैसे उनके मित्र और साथी संगति का अनुचित दबाव, हो गया कि यार तुम मेरे मित्र हो, यार मेरे नाम पर ये पी लो, इस प्रकार से मतलब जबरदस्ती आपकी दोस्ती यारी के नाम पर आपको कराया जाता है, और जिसमें आपको गलत आदतें सिखाई जाए वो दोस्ती आपकी है ही नहीं। होगी। दूसरा है मुश्किलों असफलताओं से जूझने की अक्षमता, जिम्मेदारी से पलायन होना, हो गया कि अगर हम असफल हो गए तो फिर ये आदतें करने लगती हैं। पारिवारिक मुश्किलें, माता पिता अभिभावक उचित मार्गदर्शन का अभाव, संस्कारों की कमी, ये सब जी कारण है जिससे लोग क्या है, जैसे जो युवा है कि किशोर है वो अल्कोहल ड्रग्स का सेवन करने लगते हैं। क्लियर है। तो इसके बाद ये आपके सभी पॉइंट दिए हैं, 5-6 पॉइंट दिए, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा, कोई यहाँ समझाने की बात नहीं, आप सब जानते होंगे। क्लियर है, पॉइंट बस पढ़ लेना, आपका क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ आता है बात की कैसे हम बचा सकते हैं, बचने के उपाय क्या हैं। पहला है कि साथियों के भावनात्मक ब्लैकमेल, अनुचित दबाव को स्पष्ट ना कहना, कि आपसे कोई भी चाहे जितना आपका घनिष्ठ मित्र हो, अगर आपको गलत बातें बता रहा है, कोई गलत बातें सिखा रहा है, तो तुरंत आपको ना कह देना है। दूसरा, ऊर्जा को रचनात्मक और सकारात्मक कार्यों में लगाएं, अपनी जो शक्ति है, दिमाग की शक्ति है, उसे सही कार्यों में लगाएं। असफलता परेशानी तो जीवन का अंग है, इनसे हमें क्या है, इनसे हमें जूझना है। ओके, जूझना सीखना है, इनके दबाव को क्या है, जो हमारे ऊपर दबाव बन रहा है जिम्मेदारियों का, उनको क्या कम करना है, उसको कैसे कम किया जा सकता है, उसके तरीके सीखना है। ओके, तो इस प्रकार से क्लियर है, पढ़ते ही आपको चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका आने के इसके भी हाई चांस है। प्रतिरक्षी पदार्थ की संरचना का सचित वर्णन कीजिए। यानी जो प्रतिरक्षी पदार्थ है उसको अब होगा है, उसका कोई डायग्राम सीखना है और उसके बारे में 4-5 लाइनें सीख लेनी है। चलिए मैं आपको इजी लैंग्वेज में दिखाता हूँ। ओके, आपका क्वेश्चन यही बन सकता है, प्रतिरक्षी क्या है, एंटीबॉडी की क्या है, तो उसके बारे में आपका दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। इसमें आपको बताया गया है प्रतिरक्षी के बारे में, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि अरे यार अच्छे से डिटेल समझना चाहते हैं तो चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट में आपको सब समझाता है। एक बार आप क्या प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, बायोलॉजी क्लास 12th बायोलॉजी 2025 नाम से प्लेलिस्ट होगी, तो उसमें आपको चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट बताया, तो उसमें आपको सब मिल जाएंगे। अब यहाँ से होता है आपको पेपर में अगर आपका आता है प्रतिरक्षी आपको जो अणु है संरचना, उसका संरचना बनाइए, साथ ही उसके बारे में बताइए। ओके, तो ये आपका रहने वाला है। यहाँ से आपको प्रतिरक्षी के बारे में दिया है। इसकी जो आकृति होती है बाई की डिजाइनिंग की होती है, अभी मैं आपको आकृति दिखा रहा हूँ, संरचना दिखा रहा हूँ, तो बाई की डिजाइनिंग की होती है। इसमें पढ़ते ही आपको समझ में बहुत ज्यादा ईजी लैंग्वेज में दिया है, सेमी पार्ट से आपको पेपर में लिखना है। इसका डायग्राम देख लीजिए, आप देख सकते हैं बाई आकार का है। ओके, बाई आकार का है, तो बाई आकार रहता है इस बार से, ये डायग्राम रहने वाला है, इस बार से आपको पेपर में बनाना है। ओके, देख लीजिएगा डायग्राम, और इसके बारे में आपको ये दिया हुआ। ओके, तो देखिए 3 लाइनें यहाँ आपकी बताई, 3 लाइन पीछे मैंने बताई, मतलब 5 से 6 लाइनें हैं, वो इसके बारे में आपका दिया हुआ, इस डायग्राम के बारे में दिया हुआ है, पढ़ के रखिएगा, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है प्रतिरक्षी पदार्थ की संरचना या प्रतिरक्षी अणु की संरचना। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र का चित्र सहित आपको लिखिए। लेकिन इसे आने के बिल्कुल क्या है, आपके कम चांस है, बिल्कुल ही कम चांस है, क्योंकि 20 में आया था, पर एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में आया था क्वेश्चन। ओके, तो इसको आपको एक बार पढ़ बस लीजिएगा, और पढ़ना है आपको प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र किस बार से है। ओके, लेकिन आपका कम इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो एक बार आप देख सकते हैं
क्योंकि अगर जैसे आपका क्वेश्चन आंसर में तो नहीं आ रहा है ये टॉपिक, ओके, लेकिन आपका यहाँ से ऑब्जेक्ट आपका बन सकता है, तो आप एक बार पढ़ के आपको रखना है तो ऑब्जेक्ट आपसे बन जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट आपका ये इंपॉर्टेंट है, इसके हाई चांस से आने के, वो कौन सा क्वेश्चन है आपका, प्रतिजैविक के 3 लक्षण लिखिए, ओके। या फिर आपका आ सकता है प्रतिजैविक क्या है, एमपी बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, एमपी बोर्ड 19 में, ओके। प्रतिजैविक के 3 लक्षण लिखिए, एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आया। या प्रतिजैविक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो ये आपका दिया है, तैयार कर लीजिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हाई चांसेस के आने के, तो पढ़ के आपको रखना है, ओके। प्रतिरक्षी की तो सिंपल आपकी परिभाषा की समानता सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न ऐसे पदार्थ जो या तो जीवाणुओं को मार देते हैं या उनकी क्या है, जो उनकी वृद्धि को क्या है संगमित कर देते यानी कम कर देते हैं, वो प्रतिजैविक कहलाते हैं। प्रतिजैविकों का उपयोग जीवाणुजन्य रोगों में ही किया जाता है, विषाणुओं पर इनका कोई प्रभाव नहीं होता है। उदाहरण के लिए पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और आपका टेट्रासाइक्लिन आदि। इसके आगे दोस्तों आपका ये दिया हुआ पॉइंट वाइज पॉइंट दिया, तो एक साथ तैयार कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपका दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है प्रतिजन के 3 लक्षण, ओके। प्रतिजन के 3 लक्षण, ये भी आपका हाई चांसेस के आने के, एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आया था आपका। प्रतिजन का मतलब क्या है, तो प्रतिपीड़ित उत्पादन करने वाला है। प्रतिजन सभी रोगाणुओं सहित सभी प्रकारों की कोशिकाओं की सतह पर पाए जाते हैं, ये आपका दिया हुआ है प्रतिजन के बारे में, तो तैयार कर लीजिएगा। तो प्रतिजैविक के 3 लक्षण और प्रतिजन के 3 लक्षण, ओके, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई ना कोई इनमें से आ सकता है, तो इनके बारे में दोस्तों आप तैयार कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है, बाह्य मल से आप क्या समझते हैं, बाह्य मल हमारे लिए किस प्रकार से हानिप्रद है। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा, एक भी नहीं रटना है आपको इसको। एमपी बोर्ड एग्जाम 20 में आता है, एमपी बोर्ड एग्जाम 20 में आ चुका है, तो ये भी आपका रिपीट हो सकता है। बाह्य मल कहलाता क्या है, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा, म्यूनिसिपल अपशिष्ट जल, अर्थात शहरों व नगरों में दैनिक कार्यों के बाद का व्यर्थ जल, जिसमें मानव मलमूत्र प्रमुख घटक होता है, बाह्य मल कहलाता है। यानी गंदा पानी, हम घर में जो काम वगैरह करते हैं, ओके, तो घर में जो हमारे दैनिक कार्य होते हैं उनमें हमारा जल तो यूज होता है, ये तो गंदा पानी होता है, जिसमें कपड़े धो रहे हैं, ओके। इसके साथ ही मलमूत्र वाला पानी गंदा पानी है, वही आपका क्या कहलाता है, बाह्य मल कहलाता है। क्लियर है। कुल 0.1% अशुद्धियों के कारण बाह्य मल मनुष्य का उपयोग नहीं रह जाता है, ओके। अब बाह्य मल में निम्न प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती है, अशुद्धियां बताई जा रही है, ओके। तो ये बाकी आपको क्या केवल इतना 2 लाइन में तैयार करके रखना है बाह्य मल के बारे में, कि जो आपका अपशिष्ट पदार्थ होता है नगरों या शहरों का दैनिक कार्यों के बाद जो बचा हुआ गंदा पानी होता है, वो आपका बाह्य मल कहलाता है, और फिर ये अशुद्धियां पाई जाती है, इसको ना भी तैयार फिर चल जाएगा। फिर इसके बाद ये आपको जरूर तैयार रखना है कि बाह्य मल हमारे लिए किस प्रकार से हानिप्रद है, ओके, किस प्रकार से हमारे लिए हानिप्रद है। तो पॉइंट वाइज पॉइंट आपका दिया हुआ है कि मानव मल की उपस्थिति के कारण यह अनेक प्रकार के रोगजनों का स्रोत है, गंदा पानी है, ओके। तो ये हमारे लिए दूषित पानी है, तो क्या कई सारे हमें रोग का उत्पन्न कर सकता है। खुला सीवेज रोगवाहकों का के प्रजनन के स्थान पर कार्य करता है। बिना उपचारित सीवेज की नदियों में छोड़ देने से खतरनाक जल प्रदूषण हो जाता है, यानी ये गंदा पानी है, अगर इसे उपचारित नहीं किया गया तो इसे थोड़ा फिल्ट्रेट नहीं किया गया और डायरेक्ट अगर इसे अब क्या है नदियों में डाल देते हैं, तो क्या है जल प्रदूषण हमारा हो जाएगा। साथ ही सीवेज के रूप में जल जैसे महत्वपूर्ण संसाधन क्या है अपव्यय होता है, तो ये आपका दिया हुआ है हानिकारक प्रभाव, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तैयार कर लीजिएगा, और बहुत ज्यादा आपका सिंपल भी है। आगे देख लेते हैं, तो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, खाद एवं जैव उर्वरक में कोई 3 अंतर लिखिए, एमपी बोर्ड 19 में क्वेश्चन था, ओके, फिर नहीं आया, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खाद और जैव उर्वरक में अंतर, ओके, तैयार कर लेना, बिल्कुल सिंपल ये भी आपका रहने वाला है। खाद मूल रूप से आंशिक अपघटित कार्बनिक पदार्थ है, जबकि जैव उर्वरक क्या होते हैं, प्राय जीवित सूक्ष्म जीवियों उनके कुछ उत्पादों का प्रतिनिधित्व करते हैं। खाद में क्या होता है, इनकी बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है, अगर परिवहन आसान नहीं होता, क्योंकि यह क्या अधिक मात्रा के होते हैं। जो खाद होता है इनकी बड़ी बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, जबकि जो उर्वरक होते हैं वो थोड़े से में भी क्या काम हो जाता है, इनकी अधिक मात्रा की आवश्यकता क्या नहीं होती है। ये कार्बनिक पदार्थों का सूक्ष्म जीवों की क्रिया से बनते हैं, जैसे कंपोस्ट, बर्मा पोस्ट, हरी खाद, ये सब अभी क्या है जो खाद है, ओके। जबकि जो आपके जैव उर्वरक होते हैं ये जैविक क्रियाओं द्वारा महत्वपूर्ण पोषक पदार्थों का निर्माण करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, नील, हरी शैवाल इत्यादि, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव किस प्रकार कार्य करते हैं, एमपी 23 में क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है आपका। जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव किस प्रकार के कार्य करते हैं, तो इस प्रकार से आपका यह पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ है। तो क्रम से दोस्तों आपको पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ, तैयार आपको कर लेना है, पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से, ओके। थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि क्या है हम बताया जा रहा है कि कौन सा जीव, कौन सा सूक्ष्म जीव कौन सा कार्य करता है, ओके। नेक्स्ट आपको गोबर गैस के बारे में आपको पढ़ के रखना है, बिल्कुल सिंपल है, ऑब्जेक्ट भी यहाँ से बन सकता है। गोबर गैस क्या है, गोबर गैस मवेशियों का उत्सर्जन पदार्थों को कम ताप पर डाइजेस्ट में चलाकर माइक्रोब उत्पन्न करने के प्राप्त किया जाता है। गोबर गैस को एक अति उत्तम ईंधन भी माना जाता है, क्योंकि इसमें लगभग 60 से 80% का मीथेन गैस पाई जाती है, और यह गैस तापन क्षमता के ज्यादा उच्च होती है। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट व्यवसायिक उपयोग में आने वाली किन्हीं 3 सूक्ष्म जीवों के क्या नाम, उनके उपयोग लिखिए। व्यवसायिक
उपयोग में हम क्या है कोई भी 3 सूची आपको जीव बताने हैं, उनके क्या क्या उपयोग हम करते हैं। ओके, तो ये आपको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट आपका दिया हुआ है, पढ़िएगा। और या इस प्रकार से भी आप लिख, थ्योरी में दिया हुआ है, आप चाहे तो पॉइंट बना सकते हैं। ओके, पॉइंट वाइज पॉइंट लिख सकते हैं कि आपको 3 सूची जीव उनके क्या है किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, व्यावसायिक उपयोग, वो भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट जैविक पीड़कनाशियों और रासायनिक पीड़कनाशियों में अंतर। अब आपका कमी चांस है, एमपीबीबी एग्जाम 24 में आपका क्वेश्चन आ चुका है। और वायु संयंत्र गैस का नामांकित, तो ये भी आपका एमपीबीबी 24 में आ चुका है, कमी चांस है, बस एक बार आपको देख लेना है। आगे पारितंत्र वाले चैप्टर से हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन आपको बनेगा। देखिए अब यहाँ कंफ्यूजन रहती है, 3 नंबर से क्वेश्चन बनेगा, 4 नंबर से। ओके, टॉपिक आपको तैयार रखना है। ओके, 3 नंबर में तो 3 नंबर में, 4 नंबर में तो आपको हो जाएगा। ओके, तो आपको टॉपिक तैयार करना है। जैसे आपको सबसे पहले अपघटन के बारे में पढ़ के रखना है कि अपघटन क्या होता है। एमपीबीबी एग्जाम 23 में ये पूछा गया था, अपघटन के बारे में क्या है। ओके, तो अपघटन की परिभाषा, अपघटन की प्रक्रिया और उसके उत्पादों की व्याख्या। तो अपघटन के बारे में आपको ये दिया हुआ है, तो इसी बार आपको क्या पढ़ के रखना है। ओके, तो केवल आपको क्या 2 नंबर के लिए अपघटन बस आ सकता है, तो वो अभी आपको तैयार करके रखना है। लॉन्ग में अगर आ रहा है 3 नंबर में, तो फिर आपको पूरा बताना पड़ेगा। जैसे पोषण स्तर क्या है समझाइए, एमपीबीबी एग्जाम 19 में क्वेश्चन था पोषण स्तर के बारे में। पोषण स्तर के बारे में आपको पढ़ के रखना है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका ये। ओके, पोषण आपको स्तर के बारे में दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट आपका ऊर्जा का जो पिरामिड होता है सदैव सीधा क्यों होता है, स्पष्ट कीजिए। तो अब एमपीबीबी एग्जाम 24 में आ चुका है, तो कमी चांस है, लेकिन आपको पढ़ लीजिएगा। ये आपका दिया हुआ ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा क्यों रहता है, पढ़ने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अगर क्वेश्चन में आंसर में नहीं आ रहा आपका, लेकिन वहाँ से दोस्तों आपका है ऑब्जेक्ट बन सकता है, तो आप पढ़ लेते उसके उससे संबंधित जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपको बन सकता है। बाकी आपका ऊर्जा का सदैव जो सीधा पिरामिड होता है, ये आपको ये पॉइंट याद रखना है, ऑब्जेक्ट पूछा जा सकता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, मेरा सीधा होता है। इस बार से आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपका क्या है उत्पादक होते हैं, फिर प्राथमिक उपभोक्ता होता है, बिल्कुल सिंपल डायग्राम है। फिर आपके द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता आते हैं। प्राथमिकता शाकाहारी, द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी। ओके, इस बार से तृतीय उपभोक्ता दिया हुआ है, क्लियर है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर। अभी अब आपके क्या 3 नंबर में भी आ सकता है, 4 नंबर में भी आ सकता है। ओके, तो इस बात को आपको इसमें नहीं देखना है कि 3 नंबर में आ रहा है 4 नंबर, टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपका। अभी आपसे 3 नंबर में आया तो 3 पॉइंट बता दीजिएगा, 4 नंबर में 4 पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, क्लियर है। तो आपका एमपीबीबी 19 में आया है, 22 में आया है, बहुत हाई चांस है इसके क्वेश्चन के आने के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रट के रखना है। खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में अंतर। या दोस्तों आपका ऐसा भी हो सकता है पेपर में कि आ जाए खाद्य श्रृंखला के बारे में बताइए, तो फिर आप क्या करेंगे, तो खाद्य श्रृंखला के बारे में पूछे तो ये लिख दीजिएगा, खाद्य जाल के बारे में पूछे तो आपको इस पॉइंट लिख देना है। ओके, तो यार अंतर तैयार कर लेते हैं, खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में अंतर। तो आपको खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला के बारे में तैयार हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, तो आपको इसे तैयार करके रखना है, ये आपको पूरा दिया हुआ है। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए और तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटन के बारे में लिखिए। तीनों के बारे में आपको पढ़ के रखना है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, पढ़ते ही आपको चीज़ समझ में आ जाएगी उत्पादक कौन है, उपभोक्ता कौन है और अपघटक कौन होते हैं। एमपीबीबी एग्जाम 22 में क्वेश्चन आया था। ओके, तैयार करके रखना है। उत्पादक यानी जो आपके हरे, मैंने यहाँ उत्पादक किसे कहा जाता है आप जानते हैं, जो पारितंत्र में हरे जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें हम क्या उत्पादक कहते हैं, क्लियर है। बस तो ये आपको इतना पॉइंट पता है तो बस आपका क्लियर हो जाता है। वह इसलिए क्योंकि जो सरल अकार्बनिक पदार्थ जैसे आपका जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सूर्य की विकिरण हो गई, मदद से कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। जलीय पारितंत्रों में प्रमुख उत्पादक सूक्ष्म पादप होते हैं, जबकि स्थलीय पारितंत्र में प्रमुख उत्पाद धीर पादप होते हैं। बस 2 लाइन आपको यहाँ मैन रख देते हैं कि पारितंत्र उत्पादक कौन होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है। फिर उपभोक्ता कौन होता है, तो उपभोक्ता के बारे में देखिए क्रम से यहाँ बताया जा रहा है कि पारितंत्र में विषम पोषी अपघटक उपभोक्ता के रूप में पाया जाता है। ओके, अब उपभोक्ता में आपका क्या है, पहले जंतु उपभोक्ता कौन कौन से है इसमें, अब उपभोक्ता भी होते हैं, वो भी 2 प्रकार के होते हैं, एक जंतु उपभोक्ता हो जाते हैं, एक आपके अपघटक हो जाते हैं। अब जंतु उपभोक्ता भी आपके यहाँ 3 श्रेणी में बांटा गया। जैसे आपके जंतु उपभोक्ता ये भी 3 टाइप के, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। जो प्रथम श्रेणी में क्या होता है कि जो सीधे सिंपल आपके जो क्या पेड़ पौधों को खाते हैं, जैसे आपका गिलहरी है, खरगोश है, तो ये क्या है जो पेड़ पौधे को क्या खाते हैं। द्वितीय में आपके मांसाहारी वाले आ जाएंगे, जो मतलब द्वितीय में आपको याद रखना है, द्वितीय को तृतीय ही मांसाहारी होते हैं, तो आपको द्वितीय में याद रखना है कि जो आपके प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, यानी जो आपका क्या है जो शाकाहारी जंतु है उन्हें खाते हैं, जो शाकाहारी जंतुओं खाते हैं, यानी एक बार से है तो मांसाहारी जैसे लोमड़ी, मेंढक, इस प्रकार से। और तृतीय में जो क्या है द्वितीय श्रेणी वाले को खा लेते हैं। ओके, वो आपके तृतीय में आते हैं, जैसे शेर हो गया, बाघ हो जाता है, इस टाइप से, क्लियर है। फिर आपका अपघटक आता है। अपघटक तो सिंपल है कि विशेष प्रकार के जो सूक्ष्म जीव उपभोक्ता जैसे कवक है, जीवाणु है और निष्क्रियोशी अवशोषी पोषक पदार्थ जैसे कवक अपघटक कहलाते हैं। यह पदार्थों के चक्रण हेतु क्या अपरिहार्य होते हैं, क्लियर है। तो आप समझ गए होंगे किसके बारे में, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक के बारे में। नेक्स्ट आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमपीबीबी 19 में और 22 में आ चुका है, इसके भी हाई चांस है। क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा, पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। ओके, तो हाई चांसेस के आने के, क्योंकि अभी तक आपका आया नहीं है, 22 में आया है और 23-24 में नहीं आया, तो हाई चांस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है।
तो इससे तो आपको एकदम रट के रखना है, इस क्वेश्चन को भी आपको रट के रखना है। पारिस्थितिक पिरामिड क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, पारिस्थितिक पिरामिड के बारे में दिया हुआ है। ओके, अगर इससे आपको ये लैंग्वेज डिफिकल्ट लग रही हो तो आपको अगर आपके पास स्वयं की नोट्स हो या जो से मतलब आपको तैयार हो, आपको तैयार कर लेना है। लेकिन जो क्वेश्चन मैंने बताया वो आपको नहीं छोड़ना है, वो तो आपको पढ़ के रखना है। और बाकी आपको जहाँ ईजी लैंग्वेज लगे तो आपसे आप वहाँ से पढ़ सकते हो। तो बाकी ये पूरा डिटेल से आपका दिया है, तैयार आप कर सकते हैं। इसके आगे दोस्तों आपका ये रहने वाला है। नेक्स्ट एक तालाब के पाई तंत्र का वर्णन कीजिए। एमपीओ एग्जाम 23 में ये क्वेश्चन था आपका। क्योंकि यहाँ से मतलब एक ना एक क्वेश्चन आना फिक्स है। ओके, ये इस चैप्टर से पाई तंत्र 6 क्वेश्चन आना फिक्स है और 5-6 काफी क्वेश्चन यहाँ से हैं जिन्हें आपको तैयार करके रखना है। तो आपका एक या 2 क्वेश्चन आना है वो आपसे बन जाएगा। तो तालाब के पाई तंत्र के बारे में आपको दिया हुआ, तालाब के पाई तंत्र के बारे में आप पूरा दिया हुआ डिटेल से। ओके, मैन आपको सबका डायग्राम जरूर सीख लीजिएगा। क्या थ्योरी उसकी कम सीखे, आप 4-5 लाइन पर तैयार करके, जैसे मैंने बहुत बता दिया आपको, लेकिन आपको 4-5 लाइन भी समझ जाते हैं तो आपका काम हो जाएगा। डायग्राम अच्छे से आपको बनना चाहिए। वो डायग्राम इस बार से रहने वाला है। यहाँ कुछ साइन बनाए गए हैं जैसे इस पर, तो उसका मतलब क्या है वो आपको दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट आपका है खाद्य श्रृंखला का वर्णन कीजिए। खाद्य श्रृंखला में जैसे मैंने जो अंतर बताए हैं, अंतर में आपको खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर, उन पॉइंटों को भी आप यहाँ खाद्य श्रृंखला वाले पॉइंटों को लिख दे तो भी आपका क्या है हो जाएगा, आपका काम हो गया। बाकी इस बार से दिया हुआ खाद्य श्रृंखला के बारे में तो ये भी आपको तैयार कर लीजिएगा। इसके आगे दोस्तों आपका ये दिया हुआ। ओके, तो कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों 3 अंकी वाले जितने आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, पार्ट एक बार भी देख लीजिएगा तो पार्ट एक में भी आपको मिल जाएंगे। बाकी प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं 12th जो आपकी टॉपर सीरीज है बायोलॉजी की, उसको आकर जाकर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट को। बाकी दोस्तों आप क्या है पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो बायोलॉजी कोर्स को ले सकते हैं 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप मैसेज करके। बाकी वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टाइम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।